तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक ना क्या करके हम इसे ये मान सकते हैं कि ये हमारी केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या चीज़ है कि आखिरकार रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं और किस किस तरह की रिएक्शन के बाद में आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो हमारे पास में मान लीजिए कहीं पर आपने लिखा NaOH, कहीं पर लिखा HCl, दोनों के बीच में रिएक्ट करा करके आपने तुरंत बोलते हैं, आप में से कई बच्चे तुरंत बोलेंगे क्या बनेगा, NaCl और H2। क्यों बना ये? क्योंकि सर ये हमें याद था, हमने क्या पढ़ा था 6th में 7th में 8th में 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए हमें क्या है ये याद है। ठीक है, चलिए मैं अगर आपसे पूछता हूँ कहीं पर लिखा हुआ NaOH प्लस H2SO4, तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, Na2SO4 प्लस H2। बैलेंस करने की बात आएगी तो आप बैलेंस कर देंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये कैसे आया, नहीं सर ये भी हमें याद था। इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास में एक लिखा हुआ NaOH प्लस N2O5। अब आप बताइए, तो अब आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो, लेकिन अगर हम मेमोरी बेस पे बात करें तो हम कितनी चीज़ें याद करेंगे बताइए। याद करने की भी अपने आप में क्या होगी, लिमिट होगी। उस लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्यों ना हम एक ऐसी ट्रिक और टेक्निक डेवलप कर लें कि आखिरकार जब ये पहली बार ये रिएक्शन हुई होगी तो इसको करने का या इसको लिखने का मेथड क्या रहा होगा, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आखिरकार रिएक्शन किस किस तरह की हुआ करती हैं। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनाओ अगर आपको याद है तो वो आपका क्या बनता है, NaNO3 प्लस H2O बनता है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है, अगर ये आपको याद नहीं है तो क्या बनाएंगे? आखिरकार ऐसी कोई टेक्निक है कि जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट बना करते हैं। आज मैं आपको वही सब चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, जो आपके पास बुकलेट है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें दी हुई है। उस बुकलेट को और इसे हम साथ साथ कंसाइज करके चलेंगे। बुकलेट में आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्सों को और यहाँ आप देखते चलेंगे। लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, बिना लिखे आपका काम चलता रहेगा क्योंकि नोट्स आपके बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं। लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको आप ज़रूर कर लें। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शंस जो हैं हमारे पास में अगर हम बात करें तो रिएक्शन हमारे 4 तरह की होती हैं। पहली रिएक्शन हमारी हुआ करती है, उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज। कौन सी रिएक्शन होती है? आयन एक्सचेंज। दूसरी रिएक्शन जो हमारे पास में हुआ करती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं वाटर एडिशन, पानी का उसमें हम जोड़ करते हैं। तीसरी हमारे पास में रिएक्शन हुआ करती है, ये हमारी क्या हुआ करती है, कॉम्प्लेक्सिंग, मतलब इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स बनाया करते हैं। और चौथी रिएक्शन जो हमारी इन सब से हट करके हुआ करती है वो एक इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारी है क्या, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शंस। बस पूरी केमिस्ट्री केवल इन 4 तरह की रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। कौन सी? आयन एक्सचेंज, वाटर एडिशन, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शंस। अब एक एक करके हम इनको उठाएंगे, आप अपने नोट्सों में इन्हें देखते चले जाएंगे और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कौन सी रिएक्शन की, आयन एक्सचेंज की। जैसा कि वर्ड आप पढ़ रहे हैं, क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, आयन एक्सचेंज, मतलब कहीं ना कहीं आयन की ज़रूरत है और उसके एक्सचेंज होने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका क्या हुआ करता है आयन एक्सचेंज में, ये रिएक्शन उनमें हुआ करती है जो कंपाउंड आयंस में टूट सकते हो। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है NaOH, हमारे पास में लिखा हुआ है HCl। क्या ये आयंस में टूट सकता है? हाँ टूट सकता है। कैसे? Na प्लस OH माइनस, ये टूट सकता है? हाँ टूट सकता है। H प्लस Cl माइनस। आयन आपस में एक्सचेंज होंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा,
इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा। जब ये इसके पास जाएगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl, और जब ये इसके साथ जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, H प्लस OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O। कैसे हुआ? अगर आयन में टूट सकता है कोई कंपाउंड तो वो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर देता है, आयंस आर एक्सचेंज, और एक्सचेंज होने के बाद में हमारे पास में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये वो मेथड थी, ये वो ट्रिक थी जिसके बेस पे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। और जो मैं आपसे पूछा था कि आखिरकार बताइए ये रिएक्शन हुई कैसे, आपको तो रटी हुई थी, याद थी, लेकिन मेथड क्या थी वो आपके सामने। मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर कोई और रिएक्शन इस तरह से आती है, लेकिन इन रिएक्शन से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, क्या कि अगर मेरे पास में कहीं पर NH4OH लिखा हुआ है और अगर कहीं पर H2CO3 बन गया, अगर ये दो कंपाउंड हमारे बन गए हैं एज ए प्रोडक्ट, तो ध्यान रखेंगे ये आपके स्टेबल नहीं होते हैं, ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कभी लैब में क्या देखा है, H2SO4, हाँ आपने रखा हुआ देखा है। मैंने आपसे पूछने लगूं कि क्या आपने लैब में HNO3 रखा देखा, आप कहेंगे हाँ रखा देखा है। मैं आपसे कहने लगूं क्या आपने लैब में H2CO3 रखा देखा है, तो चांसेस ये हैं 99% कि H2CO3 की बॉटल वहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि H2CO3 क्या होता है, तुरंत बनाया जाता है और उसके बाद फेंक दिया जाता है। कैसे? वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर CO2 को पास करते हैं, पास करने के बाद में जो बनता है वो बनता है H2CO3। इस H2CO3 का हम यूज़ करते हैं और इसको फेंक देते हैं। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गर्मियों के अंदर जो कोला पीते हैं, मीन्स जो ठेले वाले होते हैं वो कोला आपको पिलाते हैं, तरह तरह के कलर का, आपको कोको कोला भी बना देंगे, पेप्सी भी बना देंगे, आपके लिए सब कुछ बना देंगे, एक ही चीज़ से सब कुछ बना देंगे। ठीक है, तो वो क्या चीज़ हुआ करती है, वो जो उनका एक सिलेंडर होता है जिसको वो इस तरह से मूव कराते हैं, घुमाते हैं, उसके अंदर से जो गैस सिंक करके आवाज़ करके निकलती है, वो जो सिलेंडर होता है वो CO2 का आता है। CO2 गैस को वाटर के अंदर पास कराते हैं और क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 जो हमारे ग्लास के अंदर आता है, पानी के साथ क्या आता है, एक तरह से H2CO3, उसके अंदर CO2 रुक नहीं सकती, और जब CO2 रुक नहीं सकती है तो बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकल के जाती है तो बुदबुदाहट की एक आवाज़ आती है, सनसनाने वाली आवाज़ आती है। तो वो क्या होता है हमारा, एक तरह से H2CO3 होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो H2CO3 स्टेबल नहीं होता है। इसी तरह से NH4OH जो है हमारे पास वो NH3 और H2O में टूट जाता है, ये भी स्टेबल नहीं होता। इनका ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, ध्यान रखने के मामले में आप एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप रटने की बात कर रहे थे तो अब ध्यान रखने की बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ा इंटरेस्ट बनता चला जाता है चीज़ों में। हमारे पास में NH4Cl लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ है क्या, KOH। हम आगे की ओर बढ़ें, कैसे, क्या ये आयंस में टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। NH4 प्लस Cl माइनस, K प्लस और OH माइनस, ये गया इसके साथ और ये गया इसके साथ। जब ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4OH। ये इसके साथ क्या बनाएगा, KCl। ये NH4OH थोड़ी देर में क्या बनाएगा, NH3 प्लस H2O। मतलब ये है कि आयन आपस में एक्सचेंज हुए और एक्सचेंज होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाया उनमें से एक प्रोडक्ट कौन सा, NH4OH, अपने आप में कैसा होता है, अनस्टेबल, और तुरंत बनाता है NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आयन एक्सचेंज की मेथड हुई। बहुत सारी रिएक्शंस हैं और भी आगे की ओर आप करेंगे। कुछ रिएक्शंस आपको रटी हुई हैं, याद है, कुछ और भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में NaOH लिखा है, NaOH की जगह छोड़िए, हम ये नहीं कह रहे कि हम NaOH लिखते हैं, छोड़िए, हम किसी और को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं, मान लीजिए हम अपने पास में KOH को लिखते हैं और यहाँ पर हमने क्या लिखा, HNO3। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका OH इसके H से एक्सचेंज होगा, बनने वाली चीज़ क्या बनेगी, KNO3, और यहाँ क्या बनेगा आपका H2O। ठीक, तो ये हमारे पास में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये हमारी क्या होती है, आयन एक्सचेंज की। आयंस को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ऐसे भी होता है, मान लीजिए हमारे पास में COH होल ट्वाइस लिखा हुआ कहीं पर और कहीं पर लिखा हुआ HCl, तो क्या होगा, 2OH 2H प्लस को खाएंगे, 2OH 2H प्लस को खाएंगे और 2Cl की डिमांड करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2, ये हमारे इसके साथ जाएगा, क्या बनाएगा, CaCl2, ये H इस OH के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, ये H2O, 2H, इसका मतलब क्या बनेंगे, 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, आयन एक्सचेंज के बेस पे हम बहुत सारी रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी वाली बात पे आते हैं। कौन सी हमारी दूसरी बात,
दूसरी बात अगर आपको याद हो, नोट्सों में आप देखिए, मैंने लिखवा रखी है आपको। क्या है दूसरी बात नोट्सों में? जी हाँ बिल्कुल, दूसरी बात हमारे पास में क्या है? दूसरी वाली बात है हमारे पास में वाटर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है, वाटर एडिशन। क्या होता है इसमें? ये हमारा उस जगह पर अप्लाई होता है जब हमारे पास में एक कंपाउंड आयंस में टूट रहा है या आयंस में नहीं टूट रहा है, और दूसरा कंपाउंड अपने आप में कोई क्या है, ऑक्साइड है, या कोई ऐसा कंपाउंड है जो आयंस में ब्रेक नहीं हो सकता। कैसे? हमारे पास NaOH है, हमारे पास CO2 है। NaOH की बात करेंगे तो ये टूट सकता है Na+OH- में, और जब मैं CO2 की बात करता हूं तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता। जब ये आयंस में ब्रेक नहीं होता तो आखिरकार इसके साथ क्या होता है? ये जो हमारे पास में CO2 दिया हुआ है, इसको जानने के लिए कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या? कि जो भी ऑक्साइड हमारे सामने दिया गया है उसके अंदर वाटर मिला दीजिए। जैसे आप इसके अंदर वाटर को एज सच ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2CO3। मतलब CO2 से हमने क्या डेवलप कर लिया? H2CO3। सर इसका एडवांटेज क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों हमने ऐसा डेवलप किया? मैं एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपकी बात करता हूँ, एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपको, जरा समझिएगा। हमारे पास में एक बर्तन है, एक वेसल है, वेसल के अंदर हमारे पास में पानी है, वाटर है, ठीक है। पानी का टेस्ट कैसा है? टेस्टलेस है। एग्री करते हो? ठीक है। केमिकली क्या हुआ? अगर हम टेस्ट के बाद में बात करें तो टेस्टलेस है, ठीक। हमने इसके अंदर शुगर डाल दी। कैसी डाल दी हमने चीज़? शुगर। अब अगर हमने शुगर डाल दी तो उसके बाद जो भी रिजल्टेंट बनेगा, जो भी इससे बनेगा, उसकी नेचर कैसी होगी? जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्या होगी? स्वीट नेचर होगी। ये स्वीट नेचर किससे डेवलप हुई? पानी की नेचर कैसी थी? टेस्टलेस। शुगर की नेचर कैसी है? स्वीट है। दोनों के मिलने से जो फाइनल नेचर बनी वो भी कैसी बनी? स्वीट बनी। इसके अंदर स्वीटनेस वाटर के कारण है या शुगर के कारण? बताइए। हाँ, शुगर के कारण, बिल्कुल सही। इसके अंदर जो नेचर आई है डेवलप होकर के, वो किसके कारण डेवलप होकर के आई है? शुगर के कारण। वाटर के कारण इसके अंदर ये नेचर डेवलप नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर मतलब एक दूसरा कंटेनर लेता हूं और उस दूसरे कंटेनर के अंदर मैं NaCl डाल देता हूं, सॉल्ट डाल देता हूं, नमक। अगर मैं सॉल्ट इसके अंदर डाल देता हूं, कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन ये अपने आप में कैसा हो जाएगा? सॉल्टी हो जाएगा। अब इसके अंदर सॉल्टी नेचर किसके कारण आई? ये तो वाटर था, ये तो वाटर था, टेस्टलेस था। शुगर डालते ही स्वीट हो गया, NaCl डालते ही सॉल्टी हो गया। तो नेचर का कारण कौन है? इसकी नेचर का कारण है NaCl। मतलब इसके अंदर जो नेचर डेवलप हुई है उसका कारण जो इसके अंदर ऐड होता है, ठीक। अब अगर मैं इस वाले सिस्टम को या इस वाले सॉल्यूशन को अगर हीट करना स्टार्ट कर देता हूं, अगर मैं इसे गर्म कर दूं, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा इसके अंदर से वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी, और जैसे जैसे वेपर निकलने के बाद फाइनली क्या होगा? फाइनली इसके अंदर बची रह जाएगी केवल और केवल एक चीज, वो है शुगर। पानी रिमूव कर दिया, इसकी नेचर स्वीट थी। पानी रिमूव करने के बाद जो बचा उसकी नेचर भी कैसी है? स्वीट है। मतलब केमिकली अगर हम बात करें तो स्वीट नेचर का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल कौन है? शुगर है। मेन कारण आपका कौन है? शुगर है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा इधर की ओर हम रिवाइज करवाते हैं आपको, इस वाली बात को यहां हम रिवाइज कराते हैं। कैसे? जरा समझिएगा मेरी बात को। हमारे पास में CO2 है, CO2 में हमने H2O डाला, बना दिया H2CO3। ये मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं? मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि हम एक रिएक्शन पे और आ जाते हैं, इसके पैरेलल एक रिएक्शन और तैयार करते हैं। क्या? कि NaOH प्लस H2CO3, और हम ये देखना चाहते हैं क्या आप इस रिएक्शन को जानते हैं? तो आप जानते हैं क्या नाम होगा? बिल्कुल सही है। क्या बनाएंगे आप? Na2CO3, Na2CO3 बनाएंगे, ठीक है साहब। तो Na2CO3 आपने कैसे करके बनाया? NaOH ने H2CO3 से रिएक्ट करा और क्या बना लिया? Na2CO3, ठीक।
इस H2CO3 के अंदर जो केमिकली रिएक्शन है या केमिकल प्रॉपर्टी है उसका कारण कौन है? चलिए इसके अंदर से वाटर निकालिए आप पहले। जैसे आप इसके अंदर से वाटर निकालते हैं तो बची हुई चीज आपकी क्या रह जाएगी? CO2। बची हुई चीज आपकी क्या रह जाएगी? CO2 रह जाएगी। मतलब यह है कि इस वाटर के अंदर तो कोई नेचर नहीं थी, लेकिन इस CO2 के इस वाटर के अंदर आने से, इस CO2 के इस वाटर के अंदर आने से जो चीज बनती है वो क्या बनती है? H2CO3। बिल्कुल शुगर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या कि वाटर के अंदर जो एसिडिक नेचर आई उसका कारण वाटर नहीं है, उसका कारण कौन है? CO2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि CO2 की केमिकल प्रॉपर्टीज और H2CO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसी हैं? सेम है। बात समझ में आ रही है? दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम है। ठीक, मतलब मेन कंटेंटिंग जो हमारा है वो कौन है? CO2 है। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। कैसे? NaOH, CO2, H2O के साथ जुड़ा Na प्लस OH माइनस और H2CO3, इसके और इसके बीच में होने वाली रिएक्शन वही होगी जो NaOH और H2CO3 के बीच में है। मतलब यह है कि इनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा Na2CO3। ध्यान रखने वाली बात है, पर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? Na2CO3। मतलब यह है कि अगर हमारे पास में कोई ऑक्साइड दिया हुआ है तो आप उस पर पहले पानी डालिए, पानी डाल करके ये पता करिए कि ये CO2 कौन है। मतलब जैसे ही हमने इसमें वाटर डाला तो इसने क्या बनाया? H2CO3। तो आपने क्या बताया कि CO2 और H2CO3 दोनों कैसे? सेम है। घर में मेहमान आते हैं, मेहमान बैठते हैं, बैठने के बाद उन्हें आप पानी पिलाते हैं। मेहमान आए, मेहमान को आपने पानी पिलाया, फिर वो आपको क्या बताते हैं? आप कौन हैं? आप उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आप कौन हैं? तो वो क्या कहेंगे? आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? CO2 क्या कहेगा? आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ H2CO3। CO2 बताएगा मैं H2CO3 का क्या हूं? रिप्रेजेंटेटिव हूं। ठीक है, एक दो रिएक्शंस और लेते हैं, बात आपकी और समझ में आएगी। थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाएंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, सारी IIT की प्रॉब्लम या किसी भी जगह की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है NaOH, हमारे पास में लिखा हुआ है SO3, और हमसे पूछा जाता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या करें? वाटर डालिए। जैसे ही आप वाटर डालेंगे तो बनने वाली चीज क्या बनेगी? H2SO4। सीधे सीधे जोड़ दीजिए। क्या हुआ? SO3 और NaOH के बीच में होने वाली रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे NaOH और H2SO4 के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में क्या बनता है? इन दोनों के बीच में बनता है मेन प्रोडक्ट कौन? Na2SO4। H और OH मिलके क्या बनाएंगे? H और OH मिलके बनाएंगे H2O। Na2 है तो बैलेंस कर लीजिए। तो ऐसा ही यहां भी होने जा रहा है। इन दोनों के बीच में मिलकर के भी जो रिएक्शन बनेगी उसका मेन प्रोडक्ट कौन होगा? Na2SO4। मतलब SO3 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ H2SO4। केमिकली जो इसकी रिएक्शन होगी वही इसकी होगी। और लेते हैं, और बातों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप इसे समझिए। ठीक है, कैसे? हमने इसके बीच में रिएक्शन कराई, वाटर डाला, वाटर डाल के हमने पता कराया कि आखिरकार ये किस एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं। ऐसा नहीं केवल यही रिएक्शंस हैं, हम किसी भी ऐसी रिएक्शन को उठा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में NaOH लिखा हुआ है, हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है N2O5। ठीक है, इस N2O5 पे हम वाटर डालते हैं। वाटर डालने पे हमारा क्या होगा? H2 N2O6, 2H 2N, O कितने हैं? 6 है। 2 कॉमन करिए, क्या बनेगा? HNO3। क्यों ऐसा करा? हम जैसे लिखते हैं H2Cl2, हम क्या लिखते हैं? H2Cl2। H2Cl2 में से हम क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन कर दें, ये बन गया। जैसे H2Cl2 होता है तो H2Cl2 तो कोई एसिड नहीं होता, हम क्या कर देते हैं? इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बनेगा? 2HCl, मतलब HCl के 2 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हमारे पास में कहीं पर अगर N2O5 लिखा हुआ है और उसमें वाटर को अगर हम डालें तो बनता क्या? H2
N2O6, दो कॉमन, दो जैसी कॉमन होगा तो हमारे पास में मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, HNO3। हम दो की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये बता दिया N2O5 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HNO3। मतलब इसके और इसके बीच में होने वाली रिएक्शन वही रिएक्शन है जो किस किस के बीच में होती है, NaOH और HNO3 के। OH और H हटेंगे, प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 और यहां कौन बन जाएगा आपका H2। NaNO3 और क्या बन जाएगा, H2। सर और कुछ बताइए, समझ में आ रही है आपको बात जी? रोहन समझ में आ रही है? हाँ ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो आपको बताते हैं। चलिए अब मान लीजिए हमारे पास में इसका एक और साथी आता है। आप सोच रहे हो शायद जल्दी हटा दिया, नहीं जल्दी नहीं हटाया, और लेते हैं। NaOH दिया हुआ है और हमने दिया हुआ है N2O3, ठीक है। जरा सोचिए, ट्राई करिए, क्या बनाएंगे आप, क्या कर रहे हैं आप? पहले क्या, हाँ पहले आप क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल दीजिए। क्या बना, H2N2O4 बन गया। दो को क्या करिए, कॉमन। जैसे ही आपने दो को कॉमन करा, ये बना, क्या निकला, N2O3 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HNO2। N2O3 जो है वो किसका, HNO2 का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। मतलब ये है कि NaOH और N2O3 के बीच में होने वाली रिएक्शन क्या होगी, NaOH और N2O3 के बीच में होने वाली रिएक्शन क्या होगी, NaOH और HNO2 के बीच में होने वाली रिएक्शन की तरह होगी। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, NaNO2 प्लस H2, ठीक। स्टेप बाय स्टेप, N2O3 में H2O डाला, H2N2O4 दो कॉमन करा, दो कॉमन करने से क्या बना, HNO2, H और OH हटा लिए, NaNO2 और H2O बन गया, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ और एसिड्स या कुछ और चीजें लेते हैं। कैसे, मान लीजिए NaOH लिखा है और यहां लिखा हुआ है Cl2O7। क्या करें सर, वाटर जोड़ दें, गुड, जोड़िए, H2Cl2O8, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। उसके बाद क्या होगा जी, विपुल आप बताइए क्या होगा। हाँ, 2 को हम कॉमन करेंगे, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन, इसका मतलब NaOH और Cl2O7 के बीच में रिएक्शन वही होगी जो NaOH और HClO4 के बीच में। इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, मतलब NaOH प्लस HClO4 की तरह बात होगी। ये H जाएगा, ये OH जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा NaClO4 प्लस H2। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इनके बीच में होने वाली रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि क्या सर ऐसे सारे सवाल हो सकते हैं? हाँ, सारे ऑक्साइड के सवाल हो सकते हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। कितने बन सकते हैं, हजारों बना लीजिए। आप अभी Cl2O7 ले रहे हैं, Cl2 का साथी और कौन सा हो सकता है, Cl2O3 हो सकता है, Cl2O5 हो सकता है, Cl2O हो सकता है। सर इसमें क्या होगा, चलिए Cl2O आपने वाटर डाला, क्या बनाएंगे आप, H2Cl2O2, 2 कॉमन, बताइए 2 कॉमन होगा, क्या बन जाएगा, HClO। मतलब Cl2O इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HClO, ठीक है। चलिए आपको यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स पे आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो अपने आप में एक नहीं दो एसिड के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। कैसे, जरा हम आपसे बात करते हैं कि ऑक्साइड कैसे। मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर NO2 लिखा है, NO2 में आपने जैसी वाटर मिलाया, ये बनाएगा H2NO3। अगर हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिव बात करें तो ऐसा कोई भी एसिड नहीं है नाइट्रोजन का जहां पर 2 H आते हो,
नाइट्रोजन का एसिड क्या होगा, या तो होगा HNO3 या होगा HNO2। मतलब क्या होगा, H और N का रेशियो 1:1 का होगा, 1:1 का होगा। अब ये 1:1 का रेशियो होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यहां तो कितने एटम हैं, 2 हैं। नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1 है। अब ये 2 हैं, ये 1 है, इसको भी 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिया करते हैं। NO2 के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल। जब इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये क्या बनेगा, N2O4। H2O हमारे पास है, ये हमारे पास H2O हो गया, दोनों को हम सम कर लेंगे, क्या बनेगा, H2N2O5। H2N2O5, H2N2O5 में हमारे पास में क्या होगा, 2 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा। हमने क्या करा, पहले 2 मॉलिक्यूल ले लिए। क्यों 2 लिए, क्योंकि H हमारे पास में 2 है, N भी 2 चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, N2O4 बन गया, दोनों को सम कर दिया। 2 का क्या कॉमन आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें से कोई फेमस एसिड जिसे जानते हैं उसे बाहर निकाल लें। फेमस एसिड आपका कौन सा है, HNO3, उसे बाहर निकाल लीजिए। अगर आपने इसे बाहर निकाल लिया तो बचा हुआ एसिड क्या बचेगा आपका, HNO2। तो क्या हुआ, NO2 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 एसिड्स। कौन कौन सा एसिड, HNO3 और HNO2। फिर से NO2 हमारे पास में अगर है और उसको अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसा कोई एसिड नहीं होता है। जब ऐसा कोई एसिड नहीं होता है तो NO2 के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े। वाटर को जब हमने इसमें जोड़ा तो H2N2O5 बना, जिसमें से एक HNO3 पैदा हुआ और एक HNO2 पैदा हुआ। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो NO2 है वो 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। कितने एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है, 2 एसिड का। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर, प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। कैसे, अगर हमारे पास में कोई रिएक्शन दे दी गई NaOH प्लस NO2, हमें कोई रिएक्शन दे दी गई और हमसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने बताया NO2 आपका 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। जब 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है तो एक बनेगा आपका NaNO3 और एक आपका बनेगा NaNO2। एक हमारा बनेगा NaNO3 और एक हमारा बनेगा NaNO2। ठीक है, तो कितने सॉल्ट्स दिए NO2 ने, देखिए अब तक जितने भी मैंने आपको कंपाउंड्स बताए उनमें जो प्रोडक्ट है, जो सॉल्ट है, वो कितना बन रहा था, केवल 1। लेकिन NO2 के अंदर कितने सॉल्ट्स हैं, NO2 से पैदा हुए 2 सॉल्ट, क्योंकि NO2 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर हुई ये बात। सर क्या और कोई भी ऐसा है, हाँ है, ऐसा हैलोजेंस में भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, क्या कि अगर हमारे पास में, ये तो समझ में आया आपको, 2 एसिड रिप्रेजेंटेटिव है, 2 सॉल्ट बनेंगे, साथ में एक चीज और बनेगी, वो है वाटर। बैलेंस नहीं कर रहे हम किसी को भी, बस हम प्रोडक्शन बता रहे कितने कितने हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। कौन, अगर हमारे पास में रिएक्शन हुई NaOH और यहां लिखा हुआ है Cl2, तो हमसे पूछता है कि बताइए बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो इस वाले केस में भी हमने वाटर डाला, जैसे ही हमने वाटर डाला ये बना H2Cl2O। 2 कॉमन नहीं हो पा रहा, 2 कॉमन। जब हमारा 2 कॉमन नहीं हो पा रहा है तो हम फिर ऐसे में क्या करते हैं, कोई अगर फेमस एसिड हमारे पास होता है तो उसको हम ढूंढते हैं। हमारे पास में फेमस एसिड यहां पर कौन है, HCl। यहां पर फेमस एसिड कौन है हमारे पास में बचा हुआ रह जाएगा, HCl। मतलब ये हुआ कि जो हमारा Cl2 है वो 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। कौन कौन से 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है, एक HCl और एक HClO। इसका मतलब बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, NaCl और NaClO, और साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इजी। सर और कौन हो सकता है, तो Cl2 ना मान करके हम ये मानते हैं हैलोजन। हैलोजन मतलब X2, Cl2, Br2, I2 कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब क्या काम करते हैं, बिल्कुल यही काम करते हैं हमारे पास में, बिल्कुल सेम। ये हो, मान लीजिए इसकी जगह पर मैंने Br2 लिया और प्लस H2 लिया, तो क्या बनेगा H2Br2O। इससे मिलने वाला फेमस एसिड कौन है, HBr। इससे मिलने वाला फेमस एसिड कौन है, HBr।
HBr को आप जानते हो, बाहर निकाल लिया, बचा हुआ क्या रह गया, HBrO। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वाटर एडिशन हुआ। सर वाटर एडिशन और कहाँ पे चल सकता है, क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये लिखा हुआ था और ऐसे लिखा था, इस बार ये हमारा आयंस में टूट रहा है और ये हमारा अपने आप में क्या है, एक ऑक्साइड है। अब ऐसे पास में हमारे पास में अगर दिया हुआ होता है तो यहां पर फिर वाटर एडिशन का कॉन्सेप्ट करें, इसके अंदर वाटर डालिए। जैसे आप वाटर डालते हैं तो क्या होगा, दो तो Na है, Na2, O कितने हो गए, 2 हो गए, और Hb कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, Na2O इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NaOH। मतलब Na2O की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होंगी जो NaOH की होंगी। सर और कुछ भी है, हाँ बिल्कुल है। मान लीजिए CaO दिया हुआ है, किसी से रिएक्शन कर रहा है, वाटर डाल दीजिए। जैसे ही आप वाटर डालेंगे, दोनों को जोड़िए, क्या बनेगा, CaO2H2 मीन्स CaOH होल ट्वाइस। क्या निकला, CaO इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CaOH होल ट्वाइस। शायद बात आपको समझ में आ रही। तो आपको मैंने कई इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं आज। क्या क्या बताया, पहला तो आयन एक्सचेंज, आयन्स आपस में एक्सचेंज कैसे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है वाटर का एडिशन। ठीक है, ये जो बुकलेट मैंने आपको दी हुई है, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करके हैं। ठीक है, इसके बाद में पीछे की ओर इसमें एक्सरसाइज लगी हुई है। ठीक, इस एक्सरसाइज में आप क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने इसमें नीचे की ओर आपको आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज के अंदर जो आंसर्स कैसे हैं, ये कैसे आए, क्या क्या इनका सॉल्यूशन है। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे योर सीक्रेट्स करके इसमें लिखा हुआ, तो ये क्या है, ये आपके अपने द्वारा बनाए गए, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद, जो आपको और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऐसे लगते हैं या आपको और एडिशनल यहाँ पर नोट्स लगते हैं, तो आप उन नोट्सों को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उनको लिख लें। दूसरी बात, इसके बाद आपका फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन NaOH प्लस N2O5, जैसे इस तरह से ये रिएक्शंस वगैरह आपको दिए, इन्हें सॉल्व करें, इनके प्रोडक्ट्स को लिखें, आंसर पीछे दिए उन्हें मैच करें, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपके पास आएगा उसके अंदर इन सब की, ये जितने भी दिए हुए हैं आपको, हमेशा मैं आपको एक DVD सॉल्यूशन दिया करूंगा। DVD सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है इसको वीडियो के द्वारा सॉल्व करके, कैसे, मान लीजिए मैं पहली रिएक्शंस की आपसे बात करता हूँ, क्या है, या किसी भी एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो हम आपको कैसे चीज़ों को सॉल्व करके देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ NaOH प्लस Cl2O3, इनके दोनों बीच में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शंस लिखे हुए हैं NaCl, B, NaClO, ये आपके पास सीट है, मैं उसी से बात बता रहा हूँ, और D। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करके दूंगा। तो ये एक्सरसाइज तो देखिए आप पहले अपने आप करेंगे, उसका करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप खुद भी अपने आप को, दिमाग को लगाएं, चीज़ों को सॉल्व करें, और फिर जब मैं आपको वीडियो आंसर इसके भेजूंगा तो उससे आप मैच करें। उससे क्या एडवांटेज होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना सही करा है, कितना गलत करा। अगर मैं इन आंसर्स को अभी आपको बता देता हूँ तो ये नुकसान हो जाएगा, रटना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि जो मैंने आपको वीडियो के द्वारा चीज़ें समझाई हैं वो बिल्कुल लाइव लेक्चर्स हैं, बिल्कुल क्लास लेक्चर हैं, और क्लास के अंदर खड़े हुए महसूस आपको होगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको हर चीज़ समझा पा रहा हूँ। अब्सेंस में भी मैं आपको प्रेजेंस जैसा फील कराऊंगा, और इन सॉल्यूशंस को भी मैं आपको, जितने भी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उनके सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको जरूर दूंगा, चाहे वो NCERT के हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो IIT के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे JEM के हो, ठीक है, चाहे JEE मेंस के हो, चाहे JEE आपके एडवांस के हो, किसी भी एग्जाम के हो, वो मैं आपको दूंगा। हम जैसे यहाँ बात करते हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन है, तो पहले हम क्या डाल देंगे, इसके अंदर वाटर डालेंगे। जैसे हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वो देखिए, H2Cl2O4, 2 कॉमन, HClO2, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, क्या बनाएगा, NaClO2। दिस इज योर आंसर। तो इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा है,
नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, ये यही था, देखिए सी इज द आंसर, सी हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आगे की ओर भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे फिल इन ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, NaOH और NO2 के बीच में प्रोडक्ट क्या बनेगा। चूंकि NO2 जो है 2 का रिप्रेजेंटेटिव है, HNO3 और HNO2 मैंने अभी अभी समझाया, तो इसका मतलब मिलने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, NaNO2 प्लस NaNO3, NaNO2 प्लस NaNO3। तो ये सारी चीज़ें आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, जब भी आप इस मटेरियल को अपने पास खरीदेंगे तो जो भी एक्सरसाइज होंगी उनके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 1 वीक बाद या 15 दिन बाद आपको उनके सॉल्यूशंस, आंसर्स तो मैंने दे दिए, मेरे वीडियो द्वारा सॉल्व करे होंगे। तो आपको क्या होगा, ऐसी चीज़ें तो आपको क्या होता है, ट्यूशन्स में भी या कहीं पे भी क्या होता है, आपको एक्सरसाइज दे दी जाती है, आप घर से करके लाते हैं, एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में क्लास में सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें कि घर में जाकर के आपको फिर से वही चीज़ डिटेल में टीचर समझा दे, तो वो हमारे द्वारा पॉसिबल है। आपको जो भी आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे, उस आर्टिकल के अंदर लास्ट में IIT की प्रॉब्लम्स, नीट में आई हुई प्रॉब्लम्स, JEE मेंस में आई हुई प्रॉब्लम्स, या किसी भी स्टेट लेवल में एम्स में आई हुई प्रॉब्लम्स, इन सबको हम क्या है उस एक्सरसाइज के रूप में देंगे। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होंगी जो किसी एग्जाम में नहीं आई लेकिन लेवल उनका बहुत अच्छा है, और उन प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको वीडियो में बताएंगे। स्कूल लेवल में सर आप कैसे करेंगे, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम इसमें स्कूल लेवल के लिए भी आपको बताएंगे। जैसे अगर आप 11th में हैं तो 11th की एक्सरसाइज, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमिक स्ट्रक्चर में NCERT बेस्ड प्रॉब्लम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी आर्टिकल के अंदर कौन सी बेस्ड प्रॉब्लम, किसी भी आर्टिकल के अंदर हमारी इस तरह की बेस्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि हमने NCERT को भी सॉल्व कर लिया, उसी से रिलेटेड हमने IIT को भी सॉल्व कर लिया, उन सब के वीडियो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे चीज़ों को आपको करना है, कैसे चीज़ों को आपको आगे बढ़ना है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा।